मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल मैंने आप लोग को प्रेमचंद के फटे जूते में लेखक परिचय लिखाया था। आज मैं आप लोग को पाठ का सारांश समझाने आ रही हूँ। आप लोग अपनी अपनी किताबें खोल लें और उसमें ध्यान दें। प्रस्तुत पाठ में सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रेमचंद की वेशभूषा तथा उनके जूतों के माध्यम से एक और जहाँ प्रेमचंद के सादगीपूर्ण उच्च विचारों को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया गया है, वहीं समाज की स्वार्थपरता, अवसरवादिता, दिखावटीपन, दोगले चरित्र, धोखेबाजी की प्रवृत्ति पर करारी चोट की गई है। फोटो में प्रेमचंद के जूतों को देखकर ऐसा लगता है कि सामाजिक बुराइयों से लड़ते लड़ते ही उनके जूतों की ये हालत हुई है। लेखक के सामने प्रेमचंद का एक फ़ोटो है जिसमें वो अपनी पत्नी के साथ हैं। फ़ोटो में वे कुर्ता धोती पहने हुए तथा सिर पर टोपी लगाए हुए हैं। कनपटी चिपकी, गालों की हड्डियां उभरी तथा चेहरे पर घनी मूछें हैं। पाँवों में कैनवास के बेतरबी बंद वाले जूते हैं। उनके बंद के लोहे की पतरी गायब हो गई है। उन्हें किसी तरह बांध लिया गया है। बाएं पैर का जूता फटा है जिसमें से पैर की उंगलियां दिख रही हैं। लेखक सोचता है कि यदि उसकी फ़ोटो की पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, क्योंकि जब आदमी फ़ोटो खिंचाता है तो क्या करता है, अपने आप को बहुत सुंदर बनाना चाहता है। अच्छे से अच्छे कपड़े हों, अच्छा से अच्छा वस्त्र आभूषण उसे पहन रखा हो जिससे उसकी फ़ोटो सुंदर आए। तो यहाँ वो कहते हैं कि जिसकी फ़ोटो ऐसी आई है तो वास्तव में वो कैसे रहते होंगे। लेखक सोचता है कि साहित्य के इस पुरखे को अपने जूते फटे होने का जरा भी एहसास नहीं है। कोई भी लज्जा या झेप नहीं है, क्योंकि चेहरे पर बड़ी बेपरवाह भरी विश्वास है। उनकी अधूरी मुस्कान देखकर लेखक सोचता है कि मुस्कान नहीं है, इसमें उपहास एवं व्यंग छिपा है। ऐसा लगता है कि फ़ोटो खिंचवाने को बहुत इच्छुक नहीं रहे होंगे। पत्नी के आग्रह को टाल न सके होंगे और अच्छा कहकर फ़ोटो खिंचवाने बैठ गए होंगे। इससे अच्छा तो वो मना भी कर देते। लेखक फ़ोटो को देखते देखते उनके कलेश को भीतर तक महसूस करके रोने की स्थिति में आ जाता है। वो सोचता है, लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते, कोट और यहाँ तक कि दूसरों की बीवी तक उधार मांग लेते हैं। लोग इत्र लगाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं ताकि फ़ोटो में खुशबू आ सके। ये क्या है? ये है व्यंग बाण। भला फ़ोटो में कहीं खुशबू आती है? नहीं, लेकिन लेखक यहाँ पर व्यंग कर रहा है। गंदे से गंदे आदमी की भी फ़ोटो अच्छी होती है और प्रेमचंद तस्वीर को महत्व ही नहीं देते हैं। लेखक मानता है कि आज टोपी जूते से सस्ती है और जब उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया तब भी सस्ती ही रही होगी। महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक आदि नामों से प्रसिद्ध होने वाले ने फ़ोटो में ऐसे जूते पहने हुए हैं। मतलब ये इतने मशहूर हैं, उसके बावजूद इन्होंने फटे जूते पहन रखे हैं। लेखक प्रेमचंद के जूते से अपने जूते की तुलना करते हुए कहता है कि उसका भी जूता कोई अच्छा नहीं है। ऊपर से अच्छा दिखने वाले जूते का तला घिसा हुआ है, इससे अंगूठा घिसकर लहूलुहान हो गया है। तला घिसते घिसते पूरा पंजा घायल हो जाएगा, पर उंगलियां नहीं दिखेंगी। लेखक फ़ोटो की ओर इशारा करता हुआ कहता है कि तुम्हारे पाँव सुरक्षित हैं, पर उंगलियां दिख रही हैं। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा घिस रहा है। मैं तुम्हारी तरह फटा जूता नहीं पहन सकता हूँ। लेखक प्रेमचंद की मुस्कान के बारे में अनुमान लगाता है और पूछता है,
क्या होरी का गोदान हो गया? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का बैल चर गई? या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकता? अथवा माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? यह वही मुस्कान मालूम होती है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद का ये जूता आखिर फटा कैसे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए दूर तक चक्कर लगाते हुए लौटे थे, या फिर किसी कठोर चीज़ पर ठोकर मारते मारते जूता फट गया? तुम रास्ते के टीले तथा उस कठोर चीज़ से बचकर भी तो निकल सकते थे। शायद समझौता न कर पाना तुम्हारी कमजोरी थी। यही नेम धर्म की कमजोरी जो होरी को ले डूबी थी। होरी कौन है? मुंशी प्रेमचंद का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान। तो गोदान में होरी उसका मुख्य पात्र है। लेखक अनुमान लगाता है कि तुम्हारी उंगली इशारा कर रही है। तुम जिसे घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ से ही नहीं पैर से इशारा करते हो। मैं तुम्हारी उंगली और मुस्कान का इशारा समझता हूँ। तुम उंगली छिपाकर तलवा घिसाए चलने वालों पर हंस रहे हो, क्योंकि तुम्हारी उंगली भले ही बाहर निकली हो पर पाँव तो बच रहा है। जिसका तलवा घिस रहा है वे चलेंगे कैसे? मैं तुम्हारी इस व्यंग मुस्कान को समझ गया हूँ। तो ये है पाठ का सारांश। इसके बाद आपको पाठ को 2 या 3 बार पढ़ना है, जिससे आपको पाठ पूर्णतया अच्छी तरह समझ में आ जाए। बस आज का कार्य इतना ही। सारांश को आप अच्छे से समझेंगे, उसका मनन करेंगे, प्रश्नोत्तर हम आपको कल कराएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ सबका दिन मंगलमय हो।